नमस्कार, मैं कौशल किशोर मुदगल प्रतीक्षा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले हम 5-7 बातों को डिस्कस करेंगे, जिससे क्या है टॉपिक को समझने में हमें काफ़ी आसानी होगी और काफ़ी मदद मिलेगी। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि नदियाँ और ये नदियाँ शब्द क्या है और नदी क्या होती है। तो नदी के बारे में कहा जाता है कि किसी भी बहती हुई प्राकृतिक रूप से जो जलधारा होती है, प्राकृतिक रूप से बहती हुई जलधारा को ही नदियाँ कहा जाता है। अब नदियाँ क्या है तो समझ गए, प्राकृतिक रूप से बहती हुई जलधारा को नदियाँ कहते हैं। लेकिन नदियाँ बहती या प्रवाहित क्यों होती हैं? तो हम सब लोग जानते हैं नदियाँ क्यों प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि प्रत्येक नदी अपने समुद्र को पाना चाहती है, समुद्र में मिलना चाहती है। और क्यों मिलना चाहती है? क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा भूभाग समुद्र से उठा हुआ है और नदियों का वेग हमेशा ऊपरी परत से नीचे की ओर होता है, इसलिए प्रत्येक नदी मिल रही है। अब जो नदी समुद्र में नहीं जा सकती या अपना जल समुद्र में नहीं गिरा सकती, महासागर या सागर में नहीं गिरा सकती, तो वो अपना जल किसी दूसरी नदी को दे देती है और वो उसकी सहायक नदी बन जाती है। जैसे गंगा नदी हिमालय से निकली और गंगा नदी आगे बढ़ती है, लेकिन गंगा को अपना जल कौन दे देती है? यमुना। तो यमुना गंगा की एक सहायक हुई, लेकिन यमुना को कौन जल देता है? चंबल। तो चंबल यमुना की सहायक नदी हो गई। तो फिलहाल हमने देख लिया कि नदी क्या है, प्राकृतिक रूप से बहती हुई जलधारा को नदी कहा जाता है। और नदी बह क्यों रही है? क्योंकि उसे महासागर या सागर में जाके गिरना है। अब हम 3-4 बातों को डिस्कस कर लें। एक शब्द आता है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र या हम इसी को बोलते हैं नदी तंत्र। अपवाह तंत्र या नदी तंत्र क्या है? एक्चुअली क्या है कि भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ मानी जाती हैं कि भारत में 4000 नदियाँ बहती हैं। और भारत में भी सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ हैं? एमपी में। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। लगभग 207 नदियाँ मानी जाती हैं मध्य प्रदेश में। अब चूंकि इन 4000 नदियों को डिस्कस करने में हमें बहुत समय लगेगा या हम उन्हें डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए वैज्ञानिकों ने नदियों को क्या किया है? अपवाह तंत्र या नदी तंत्र में बांट दिया है। और भूवैज्ञानिकों की दृष्टि से अपवाह तंत्र या नदी तंत्र क्या है? तो एक मुख्य नदी, जैसे कि मान लो ये नदी है, ये हिमालय से निकली और इधर मान लो ये अरब सागर में चली गई, और इसमें मिलने वाली अन्य सहायक नदियों को मिलाकर जो आकृति बनती है, जो लीफ, जो पत्ती के आकृति की आकृति बनती है, इसी को क्या कहा जाता है? नदी तंत्र या अपवाह तंत्र कहा जाता है। जैसे अगर हमने नाम लिया सिंधु नदी, तो सिंधु एक नदी है, लेकिन सिंधु नदी तंत्र नाम लेते हैं तो फिर उसमें सिंधु नदी ही नहीं अपितु सिंधु की समस्त सहायक नदी आएंगी। जहाँ हमारा सीधा दृष्टिकोण पंचनदा से होता है, सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियाँ एवं अन्य नदियाँ भी आती हैं, जिन्हें हम जानते हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो फिलहाल हमने देख लिया कि अपवाह तंत्र क्या है, तो एक मुख्य नदी एवं उसकी अन्य सहायक नदी को मिलाकर बनने वाली आकृति को ही क्या कहा जाता है? तो अपवाह तंत्र कहते हैं या उसे नदी तंत्र कहा जाता है। दूसरे नंबर पे हमें समझना होगा क्या? तो नदी बेसिन के बारे में। नदी बेसिन क्या होता है? तो हम सब लोग जानते हैं नदी बेसिन क्या है। एक जो मुख्य नदी होती है उसके जितने भी कैचमेंट एरिया होता है, यानी वो जिस समस्त क्षेत्र से जल ग्रहण करता है, उसी को नदी बेसिन कहते हैं। जैसे मान लो ये इतनी सारी की सारी भूमि है, अब इसमें वर्षा होगी तो पूरा का पूरा पानी कहाँ आएगा? इस नदी में आएगा, और इस नदी के माध्यम से क्या होगा? ये चला जाएगा आगे सागर या महासागर की ओर। तो इस पूरे के पूरे एरिया को हमने क्या कह दिया? नदी बेसिन कह दिया, कैचमेंट एरिया कह दिया, नदी जल ग्रहण क्षेत्र कह दिया। लेकिन अपवाह तंत्र क्या था? तो एक मुख्य नदी और उसकी अन्य सहायक नदी को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता अपवाह तंत्र। तो दूसरी बात हमने देखी कि कैचमेंट एरिया क्या है। तो कैचमेंट एरिया वो एरिया है जिसमें जिस क्षेत्र का जल नदी में जाता है उसे हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, और कैचमेंट एरिया को ही हम क्या कहते हैं? नदी बेसिन के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर पे कमांड एरिया। कमांड एरिया वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानव के दृष्टिकोण से, क्योंकि मानव ने कमांड एरिया के माध्यम से ही नदियों पे अपनी पकड़ बनाई और बहुउद्देशीय योजनाएं जैसी क्या है योजना शुरू की। जैसे मान लो ये एक नदी थी और ये नदी क्या थी? आसानी से बहते हुए सीधा अपना जल कहीं भी जाकर सागर या महासागर में गिरा देती थी।
अब चूंकि होता क्या था कि इस नदी के किनारे जितने भी गांव थे वो तो बाढ़ में बह जाते थे और कहीं कहीं पानी नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने डैम बनाना शुरू कर दिया। जब हम लोगों ने डैम बनाया तो क्या किया, नदी पर कमांड कर ली और फिर इस पानी को नदी की विपरीत दिशा में ले जाना शुरू किया और यहीं से हमने बहुउद्देशीय योजना शुरू कर दी। हम लोगों ने देख लिया जो पानी फालतू में समुद्र तक जाता था उस पर कमांड बना के पानी को दूसरी दिशा में मोड़ दिया और इस समय कई उद्देश्य पूरे हुए। जैसे हमने सूखे से निपटारा पा लिया, जैसे हमने बाढ़ पर नियंत्रण दे दिया। ये आपका एसएससी में आया भी था, किस एरिया के माध्यम से बहुउद्देशीय परियोजनाओं को चलाया जाता है, तो कमांड एरिया के माध्यम से बहुउद्देशीय परियोजनाओं को चलाया जाता है, क्योंकि नदियों पर कमांड करके ही हम लोग क्या करते हैं, उसके जल को दूसरे क्षेत्र या दूसरी दिशा में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों हमने 3 बातों को देखा, अपवाह तंत्र क्या है, नदी क्या है, नदी बह क्यों रही है, कमांड एरिया क्या है, नदी बेसिन क्षेत्र क्या है। तीसरी बात हमने ये भी देखा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ हैं, भारत में है 4000 और भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में है और वो कितनी है 207। चूँकि इतनी सारी नदियों को हम लोगों ने पढ़ने के लिए उसे किस में बांट दिया है, अपवाह तंत्र में बांटा है। और भारत की नदियों को 2 अपवाह तंत्रों में बांटा जाता है, एक हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। एक हिमालय की नदियों का अपवाह तंत्र और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों का अपवाह तंत्र। और आगे चलकर हिमालय की नदियों के अपवाह तंत्र को भी हम कितने भागों में बांट देते हैं, 3 भागों में। एक को बांटते हैं हम सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हम बोलते हैं गंगा नदी तंत्र और तीसरा हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो हिमालय की नदियों को कितने नदी तंत्रों में बांटा जाता है, नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब इन सारे के सारे नदी तंत्रों को हम अलग अलग लेक्चर के माध्यम से समझेंगे। सारे के सारे नदी तंत्र वेरी मोस्टेड इंपॉर्टेंट है। जब हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो उसमें सिंधु ही नहीं अपितु उसकी अन्य सहायक नदियों के बारे में भी बात करेंगे, जैसे झेलम नदी है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, श्योक है, काबुल है, कुर्रम है इत्यादि। ऐसे हम गंगा नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो गंगा नदी तंत्र से बनने वाले समस्त सवालों के बारे में समस्त अध्ययन करेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में काफ़ी छोटे छोटे नदी तंत्र हैं जिन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे। एक वो नदी तंत्र जो अपना जल कहाँ गिराएगा, अरब सागर में, और एक वो नदी तंत्र जो अपना जल कहाँ गिराएगा, बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि भारत में नदियाँ कितनी हैं, तो भारत में नदियाँ हैं 4000। तो विश्व में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ हैं, भारत में। और भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। और भारत की नदियों को कितने नदी तंत्रों में या कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 हिमालय की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियों में हमें कितने नदी तंत्र पढ़ने हैं, 3। उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों में पढ़ेंगे तो अरब सागर की नदी और बंगाल खाड़ी की नदी पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते हैं, नदियों की अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं, क्योंकि नदियों की अवस्था ही बताती है कि वो किस क्षेत्र में बह रही है। हम लोगों ने सुना होगा 2 महान वैज्ञानिक हुए, डेविड एंड फ्रैंक। और डेविड और फ्रैंक ने क्या किया, नदियों की 3 अवस्थाएं बताई कि नदियों की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, तो उनने कहा एक तो नदियों की युवा अवस्था होगी, दूसरी नदियों की प्रौढ़ अवस्था होगी और तीसरी नदियों की कौन सी अवस्था होगी, वृद्ध अवस्था होगी, यानी बिल्कुल एंड वाली अवस्था होगी। तो डेविड एंड फ्रैंक ने नदियों की कितनी अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया, तो उन्हें नदियों की 3 अवस्थाओं के बारे में किया। डेविड एंड फ्रैंक का मानना था कि अगर नदियों का वेग अधिक है तो वो अपने युवा अवस्था में, स्वाभाविक सी बात है। नदियों का वेग युवा अवस्था से थोड़ा कम है तो वो किस में है, प्रौढ़ अवस्था में। और नदियों का वेग क्या और भी कम है या वो अपने एंड पे है, तो कौन से में, वृद्ध अवस्था में। डेविड फ्रैंक का मानना था कि जब नदियों का वेग अधिक होता है तो वो क्या करती हैं, चट्टानों को काटती हैं। और जब वो चट्टानों को काटती हैं तो वो क्या करती है, चट्टानों को काटती हैं तो वो क्या करती है, यहाँ पर गार्ज का निर्माण कर देती है।
तो सीधा सीधा हम टू द पॉइंट बात करते हैं कि नदियाँ अपनी किस अवस्था में गार्ज का निर्माण करती हैं। तो वो अपनी युवा अवस्था में गार्ज का निर्माण करती हैं। अब गार्ज क्या है तो हम सब लोग जानते हैं। मान लो ये एक नदी बह रही थी, यहाँ पर चट्टान बनना शुरू हुआ, तो ये मान लो ये पूरी की पूरी चट्टान थी, यानी हम कह सकते हैं कि गहरे और सकरे क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है, गार्ज, या उससे भी गहरा होगा तो हम उसे क्या बोल देते, कैनियन। जैसे आप लोगों ने बुंजी गार्ज या सिंधु गार्ज के बारे में सुना होगा, मोहनजोदारो जो फिल्म आई थी उसमें जो मगरमच्छ वाली सीन थी वो गार्ज होता है। तो बताओ गार्ज किस अवस्था में बनता है, युवा अवस्था में बनता है। और अब आगे बात करते हैं हम प्रौढ़ अवस्था। प्रौढ़ अवस्था में क्या है, नदियाँ अपने पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर मैदानी भूभाग में आ जाती हैं। चूँकि हम लोग जानते हैं कि मैदानी भाग में क्या मिट्टी मुलायम होती है, तो नदियाँ यहाँ पर विसर्पण करने लगती हैं। और विसर्पण करते समय नदियाँ यहाँ सबसे ज़्यादा रास्ता बदलती हैं। तो पूछ लेता है कौन सी अवस्था में नदियाँ सर्वाधिक रास्ता बदलने का काम करती हैं, वो प्रौढ़ अवस्था होती है। और इसमें नदियाँ क्या करती हैं, यू आकृति की घाटी बनाती हैं। किसकी बनाती हैं, यू आकृति की घाटी, जिससे काफ़ी जन हानि एवं धन हानि होती है। हम जानते हैं कि कोसी नदी भारत में सबसे ज़्यादा रास्ते बदलने वाली नदी। अब हम लोग आते हैं वृद्धावस्था में।